2009 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब शामिल की जाएंगे दीगर तबसरे और तजज़िये। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान हुकूमती अरकान दोहरी शहरियत के मामले पर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर बरस पड़े। इजलास 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू होने पर डेप्यूटी स्पीकर भी बरहम हो गए। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे बशीर चौधरी की इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली इजलास में दोहरी शहरियत का मामला पहले से ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सामने आया। अरकान असम्बली सुप्रीम कोर्ट पर तो बरहम थे ही, आज इलेक्शन कमीशन भी उनकी तनकीद का हदफ बन गया। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी की सदारत में 1.5 घंटा की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास का पहला एजेंडा आइटम ही शुरू हुआ तो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दाखिला लाइलम निकले कि इस्लामाबाद में शीशा भी पिया जाता है। अपोजिशन ने एहतजाज किया तो बात बहुत दूर तक निकल गई और फिर इजलास ताखीर से शुरू होने पर सब ने मिलकर अफसोस का इजहार किया। हालांकि इजलास शुरू हुआ तो ईवान में सिर्फ 40 अरकान थे। कोई इजलास भी मेरा ख्याल टाइम पे शुरू नहीं हुआ और अगर चंद लोगों में भी इजलास टाइम पे से शुरू हो जाए एक रवायत बन जाएगी। अब लोग खुद भी लेट आते हैं कि 1 घंटा पहले जाके क्या करेंगे ये टाइम से, क्योंकि इजलास तो वक्त से शुरू नहीं होता। एजेंडा एक तरफ रखते हुए नुक्ता एतराज का तवील सिलसिला शुरू हुआ तो हुकूमती अरकान ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। मुमताज आलम गिलानी ने कहा कि 40 साल की वकालत में ऐसा कोई कानून नहीं देखा। नूर आलम खान ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो पता करें कि उनके जजेस में कौन कौन दोहरी शहरियत रखता है। चंद अरकान ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने पर भी गुस्से का इजहार किया। आबादी असेंबली उधर बैठी होती है, आदि ये बुलाना शुरू कर दे। ये तो वाइज लोग हैं ना, विजडम लाइज विद देम, दे आर द सीनियर मोस्ट जजेस। इस मुल्क को चप्पे चप्पे भी गाइड कर रहे हैं। उसूल मसावात है आर्टिकल 25 में, और जो सियासत करने का हक है आर्टिकल 17 में, ये उसकी नफ़ी है। तो पार्लियामान को भी आज के तकाज़ों में ये जो आईनी तरमीम का बिल है उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की प्रॉब्लम होगी, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, या उन पार्टियों की जो ड्यूल नेशनैलिटी की हमायत करते हैं कि ड्यूल नेशनल भी रहो और पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मेंबर भी रहो। हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर ड्यूल नेशनैलिटी होल्डर नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब जमशेद दस्ती ने पंजाब हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुजफ्फरगढ़ थाने में माहाना 2 लाख रुपए भत्ता लिया जाता है और नाकों पर दीगर सूबों से ताल्लुक रखने वाले ट्रक ड्राइवरों से भी भत्ता वसूल किया जा रहा है। हुकूमती अरकान नासिर अली शाह और उस्मान खान एडवोकेट ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वैसे तो आज निजी कार्रवाई का दिन था, लेकिन हुकूमती अरकान ने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर अपना गुस्सा उतार कर एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई भी नहीं होने दी। ओवर टू स्टूडियो। दोहरी शहरियत मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MKM के रहनुमा रशीद गोडियल, और इसी हवाले से बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद से। सबसे पहले बात करेंगे रशीद गोडियल साहब से। कहिएगा कि ये जानना, हम अपने नाज़रीन को भी ये जानना चाहेंगे और आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि MKM के सिर्फ एक रुकन ने पार्लियामान में हलफनामा जमा करवाया, वजह क्या है? देखिए जी, दोहरी शहरियत का मामला जो है वो डिबेटेबल है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर परमिशन दी है 14 ममालिक में दोहरी शहरियत रखने की, तो पहली बात तो वो है कि वहाँ पार्लियामेंट में डिबेट की जाए। दूसरी बात है कि ये कानून जो बना था, अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अगर पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में हैं और दूसरे मुल्कों में अगर कोई सीट सिक्योर करते हैं, जैसे इंग्लैंड में है बहुत सारे, सईदा वारसी है, नॉर्वे में एक मिनिस्टर एक खातून है, इस तरह बहुत से ममालिक में पाकिस्तानी वहाँ की हुकूमत का हिस्सा भी हैं। तो अगर ये पाबंदी पाकिस्तान में लगाई जाती है तो वो भी हो सकता है कि दूसरे ममालिक में पाबंदी लगाए। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तानी जो $14.5 बिलियन बेचते हैं पाकिस्तान हर साल $14.5 बिलियन बेचते हैं, और कैरी लुगर से जो हमारा मुआहिदा हुआ है उसमें $1.5 बिलियन हर साल मिलेगा, 5 साल में $7.5 बिलियन मिलेंगे। तो वो जो पाकिस्तानी कमा के पाकिस्तान भेजता है, तो क्या उसकी वफादारी पर शक किया जा सकता है? लेकिन रशीद गोडियल साहब, यहाँ मैं सबसे पहले आपको इंटरप्ट करूंगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जितने हमारे ये सऊदी अरब, दुबई, ये वाले ममालिक होते हैं, यहाँ से रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा भेजे जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपने मुल्क में वापस आना होता है। अमेरिका और ये यूरोप में रहने वाले ये लोग तो वापस ही नहीं आते, तो इनका रेमिटेंस का कहाँ से ताल्लुक होगा, इनकी कहाँ से शमूलियत होगी? अगर दोहरी शहरियत नहीं रखनी है तो नहीं रखना है, इसी हवाले से यही तो बहस है सारी। अच्छा मोहतरमा, इस बात को भी चेक कर लें, जाएं डेटा देख लें फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि $14.5 बिलियन क्या मिडिल ईस्ट से आते हैं? सिर्फ क्या यूरोप से नहीं आते, अमेरिका से नहीं आते, किसी से नहीं आते? डेटा तो चेक कर लें, फिर आप ये बात कीजिएगा। चले मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। अगर वो पाकिस्तानी भेजते हैं, पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, और आर्टिकल 25 कहता है इक्वल राइट्स फॉर एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो अगर उसकी वायलेशन हो रही है 17 आर्टिकल की, जैसे फारूक भाई ने अभी आपके सामने कहा, तो मुझे बताएं एक बात कि पाकिस्तानी नेशनल जिसके पास कोई दोहरी शहरियत नहीं है,
वो जिद्दा में कारोबार करता, लंदन में कारोबार करता, अमेरिका में कारोबार करता, तो क्या उसकी वफादारी को आप चेक करेंगे? और दूसरी बात कि जब मुल्क पे बुरा वक्त पड़ा मोहतरमा, तो कर्ज उतारो मुल्क सवारों की स्कीम आई थी, तो क्यों गए थे उस ओवरसीज पाकिस्तानी के पास, और क्यों गए थे उस ड्यूल नेशनल के पास जो यूरोप में रहते थे, जो अमेरिका में रहते थे? हालांकि उससे कर्ज भी नहीं उतरा, मुल्क भी नहीं संवरा, कोई और संवरे थे। लेकिन बात सारी यहां पे ये आती है कि ड्यूल नेशनल पे डिबेटेबल है और दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन गई है। अगर बाराक ओबामा जो है कि अफ्रीकन अमेरिकन वो प्रेसिडेंट बन सकता है, सोनिया गांधी इंडिया की एक डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर बन सकती है, पीएम की प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हो सकती है, तो मुझे बताएं, जहां पे एनआरआई का कानून भी है इंडिया में, नॉन रेजिडेंट इंडियन का कानून भी है, तो मुझे बताएं कि एक पाकिस्तानी जो मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है वो इलेक्शन में वोट दे सकता है? तो पाकिस्तान का आईन ये भी कहता है मोहतरमा कि वो इलेक्शन में वोट देने वाला इलेक्शन लड़ भी सकता है। तो ये सारी बातें वो है कि जो डिबेटेबल है, असेंबली में बहस होनी चाहिए। और अल्ताफ भाई तो अपील की चीफ जस्टिस के मोहतबान गुजारिश की है कि इसको रिव्यू करें और आप सिंसियरिटी का लेवल बनाएं कि वो जो पाकिस्तानी मुल्क में बैठ के मुल्क की दौलत को बाहर रखते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, इंडस्ट्रियां लगाते हैं। रशीद गोडियल साहब, आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी। आपने कहा ये दोहरी शहरियत का जो मसला है डिबेटेबल है, ये डिबेटेबल होना चाहिए। मैं पहले जाऊंगी महमूद रशीद साहब का ताल्लुक, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ। ये कहिएगा कि तहरीक इंसाफ का दोहरी शहरियत पर मौक़िफ़ है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी तो सीधी सी बात यह है कि जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्टिंग जो भी लॉ है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला किया और इलेक्शन कमीशन उसी फैसले पर अमल के लिए नया डिक्लेरेशन शामिल ये पेश करने के लिए कह रहा है अरकान पार्लियामेंट को। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इसमें कुछ लोगों ने गलत डिक्लेरेशन दाखिल करके असम्बली की रुकनीत हासिल कर ली तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ एक सीरियस ये मामला है। ये यहाँ पर पाकिस्तान में रीत बन चुकी है कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं और प्रिविलेज क्लास से जिन लोगों का ताल्लुक़ है, वो ताकतवर जो तबकात हैं, उनके सामने तो कानून जो है वो चलता नहीं, कानून बकरी बन जाता है, और जो गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, उसको कानून के शिकंजे में कसा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रूल ऑफ लॉ की बात है, ये एक आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है, ये अपनी डिस्क्रिशन वाली बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है इन्होंने डिक्लेरेशन दाखिल करके। मौजूदा जो कानून और आइन है उसके दोहरी शरीयत वाला फ़र्द जो है वो असम्बली का और पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। अगर ये लोग समझते हैं पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो इसको टेक अप कर लें। जब तक आइन के अंदर तरमीम नहीं होती और इसकी इजाज़त नहीं होती उस वक्त तो ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। और मैं ये समझता हूं कि अब मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को कायम होना चाहिए, और जो अरकान खुद कानून साजी करते हैं उन्हें कानून का एहतराम करना चाहिए। और जिन्होंने गलत बयानी करके इस तरह की डिक्लेरेशन के अंदर गलत बयानी से काम लिया है, और अब अगर 4.5 साल के बाद ही सही सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन ले रहा है तो ये ज़रूर एक्शन होना चाहिए। जब तक अगर ये समझते हैं कि ये गलत है, दोहरी शरीयत की इजाजत होनी चाहिए, तो इसको पार्लियामेंट के अंदर ले जाएं। और वहाँ बहुत शुक्रिया आपका मौजूद है। हमारे साथ बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद साहब और रशीद गोडियल साहब, जिनका कहना यह था कि ये डिबेटेबल मसला है, इसके बात की जा सकती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, दोहरी शहरियत का मामला या NRO अमल दरामद केस? इस हवाले से राय जान लेते हैं अवाम की कि वो क्या कहते हैं। दोहरी शहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब महंगाई होगी खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, एक मसला लेकर बैठ गए दोहरी शहरियत। आपको महंगाई को कंट्रोल करें, पेट्रोल देकर सामान को छू रहा है, CNG देकर सामान को गरीब आदमी क्या करे? दालें हैं, चीनी है, सब्जी है, सब कुछ महंगा है, गरीब आदमी कहाँ जाए? दोहरी शहरियत भी मसला है सर जी, और महंगाई भी मसला है बहुत गरीबों के लिए सर। महंगाई बहुत ज़्यादा मसला है। आजकल देख लें अंडा, सब्ज़ी, ये कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो कि इंसान अपने गुजर बसर कर सके। बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है इन चीज़ों का। सर दोहरी शहरियत मसला है, क्योंकि ये दोहरी शहरियत इस अपने मुल्क में रहनी चाहिए। ये फिर वहाँ पर यहीं का जो मसला है यहीं पर ही रहना चाहिए, और ये फिर वहाँ पर क्यों चले जाते हैं सर? पाकिस्तान का मेन मसला तो ये महंगाई है, बेरोज़गारी है। ये दोहरी शहरत का तो ये इससे पेट तो नहीं भरता ना किसी का। बस ये है कि महंगाई, करप्शन ख़त्म करनी चाहिए, महंगाई ख़त्म करनी चाहिए। दोहरी शरीयत NOR कोई ज़रूरी नहीं है। महंगाई पे कंट्रोल करना, आवाम का ख्याल रखना, इनके दुख सुख का बहुत ज़रूरी है। ये जो इन्होंने सिलसिला बनाया हुआ है अदालतों ने, ये NOR
इस किस्म के जो केस हैं इनको छोड़ के इनको चाहिए कि आवाम की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त बेरोज़गारी जो महंगाई का इशू सबसे ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम जो लोगों की है, महंगाई है, रोज़ बरोज़ हर हफ्ते तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। नारों से या इससे किसी अवाम तो सहूलत चाहती है, सहूलत दें अवाम को। ये गटर खुले पड़े हुए कितने ज़माने हो गए, सड़कें बन रही हैं, कहाँ हैं, किधर है? गरीब आदमी का जो मसला है वो NRO नहीं है, ये दोहरी शहरियत नहीं है। इनका मसला जो बेरोज़गारी है, जो बेरोज़गारी है वो हल करना चाहिए इनको, वो दोहरी शहरियत का मसला ही नहीं है ना। दोहरी शहरियत के मामले हैं ये तो उनकी नौयत उसी तरह की है। डेफिनेटली आवाम की जो है वो बहाली के लिए सारा काम होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो कोर इशू है वो यही होना चाहिए। आम आदमी को NRO से और दोहरी शहरियत, आम आदमी का बेचारे का उससे तल्लक ही नहीं है। उसे तो महंगाई ने वो हाल कर दिया कि जीना मुश्किल हो गया है। सुबह से शाम तक हर बंदा परेशान, बिलों ने, महंगाई ने हर आदमी की मत मार दी हुई है। और नाज़रीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि कराची में हालिया बैंक डकैतियों में मुलव्विस ग्रुप बेनकाब हो गया। कराची में हालिया बैंक डकैतियों में मुलव्विस ग्रुप बेनकाब हो गया। पुलिस ने बैंक डकैतियों में मुलव्विस ग्रोह के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बैंक डकैतियों में पारा चनार का ग्रुप मुलव्विस है। एक बार फिर से बताते चलें कि खुफिया बैंक डकैतियों में जो शामिल है वो पारा चनार का ग्रुप मुलव्विस बताया जाता है। पुलिस ने बैंक डकैतियों में मुलव्विस ग्रोह के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बैंक डकैतियों में पारा चनार का एक ग्रुप मुलव्विस है। मुल्ज़िमान ने एक मकामी तंजीम को लूटी गई रकम में से हिस्सा भी दिया है। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी CID 6 दिन में जाहिर करेगी। और बैंक डकैतियों में मुलव्विस मरकजी मुल्ज़िम को पीराबाद के इलाके से गिरफ्तार किया गया, जबकि ग्रोह के दीगर 8 अरकान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। वर्ल्ड T20 के फाइनल में क्रिस गेल की गैंगनम डांस स्टाइल परफॉर्मेंस के बाद अब ये डांस पाकिस्तान में भी मकबूल हो रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ओपन गंगनम स्टाइल, ओपन गंगनम स्टाइल, गैंगनम साउथ कोरियन डांस स्टाइल है। 15 जुलाई 2012 को इस डांस पर मबनी गाने की वीडियो इंटरनेट पर जारी की गई। गैंगनम डांस स्टाइल की वीडियो अब तक 400 मिलियन से ज्यादा अफराद देख चुके हैं। इस मुनफरिद स्टाइल के डांस पर मबनी वीडियो को सबसे ज्यादा देखे जाने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है। चाइनीज ओपन में नोवाक जोकोविच और वर्ल्ड कप में क्रिस गेल की गैंगनम स्टाइल डांस पर परफॉर्मेंस के बाद इसकी मकबूलियत एशियाई ममालिक तक फैल गई है। पाकिस्तान के नौजवान भी इस मुनफरिद डांस को पसंद कर रहे हैं। इस डांस का आसान और मुनफरिद अंदाज सबकी तवज्जो का मरकज है। ये डांस जो है बहुत यूनिक सा डांस है, बहुत न्यू डांस है और इसीलिए हम लोगों ने इसको बहुत एंजॉय करके किया। बहुत ज़बरदस्त डांस है। जीत को सेलिब्रेट करने का एक बिल्कुल नया स्टाइल है, एक बिल्कुल नया ट्रेंड है अपनी जीत को सेलिब्रेट करने का। गैंगनम डांस जो है ये बहुत अच्छा डांस है और क्रिस गेल ने जो डांस निकाला है इसकी वजह से गैंगनम का जो बैंड है वो भी बॉक्स ऑफिस पे दूसरी पोजीशन पे आ गया है। पाकिस्तानी नौजवानों में इस अनोखे डांस स्टाइल की मकबूलियत से ऐसा महसूस होता है कि इनमें न सिर्फ क्रिकेट बल्कि आर्ट से दिलचस्पी भी पाई जाती है। ओपन गंगनम स्टाइल। नाज़रीन, न्यूज़ R@9 में आज इतना ही। तफसील तस्वीर रिपोर्ट के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ उस्मा एजाज खान और मैं हूँ तशाम खालिद। अपने फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं NH@CNBCPakistan.com पर। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।